दोस्तों, एनवीएन की बातचीत में आपका स्वागत है। एक ज़माने में हम लोग कहते थे हम दो हमारे दो तो उसका मतलब कुछ और होता था। लेकिन अब जब से ट्रंप आए हैं तो इसका मतलब बदल गया है। अब हम दो हमारे दो जब हमारे कानों से टकराता है तो मोदी और ट्रंप और मस्क और अडानी ये चारों के नाम जो है वो हमारे ज़हन में आते हैं। तो आज हम एलन मस्क की जो मशहूर कंपनी है और जो हिंदुस्तान आ रही है उस पर बातचीत करेंगे, स्टारलिंक की बात करेंगे। तो सबसे पहला सवाल मैं प्रोफेसर माथुर साहब से ये लेना चाहता हूं कि प्रोफेसर साहब ये एलन मस्क ने दुनिया की 125 मार्केट्स में अपनी कंपनी को लॉन्च किया, लेकिन उसको अभी तक हिंदुस्तान आने का ख्याल नहीं आया। अब अचानक जब से ट्रंप आ गए हैं और ट्रंप ने उनको जो है वो अपना करीबी बना लिया, एक तरह से आप कह सकते हैं कि वहां के अर्थ मंत्री बन गए हैं, तो उनको हिंदुस्तान आने का ख्याल आया। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, देखिए, मेरे हिसाब से ये बात ठीक नहीं है कि उनको हिंदुस्तान आने का ख्याल नहीं आया था। हिंदुस्तान तो वो आना चाहते हैं, काफी दिनों से चाह रहे हैं मतलब। और बातचीत हुई भी, उनका जो उनकी टेस्ला कार पे भी बातचीत हुई, सब हुआ। लेकिन अभी तक उनकी दाल निकल पा रही थी कुछ वजह से। और उसकी वजह यह है कि जो आपकी टेलीकॉम अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, एक तो वो जो है उसने एक अपनी शर्तें रखी थी, और दूसरे ये दोनों कंपनीज है जिन्होंने क्या बोलते सौदा कर लिया है। आपकी जियो है और ये हमारी एयरटेल। एयरटेल है। इन दोनों कंपनियां उनको बड़ा अपोज कर रही थी, बहुत ज्यादा। और बल्कि आप देखें तो मतलब बड़े मजे की बात है, 2 महीने पहले तक अपोज कर रही थी। अब ये मोदी साहब के अमेरिका जाने के बाद और उनसे उनकी ट्रंप साहब से मुलाकात होने के बाद, बस के होने के बाद जो है उनका स्टांस बदला है। और अब समझता हूँ कि जो बस का बदलों से चाह रहे थे उसका रास्ता अब साफ हुआ है जाकर। अभी अभी पता चला है कि मथुरा में एक जो है वो एजेंट पकड़ा गया है और जासूसी जो जोर शोर से सरहद की दोनों तरफ होती रहती है। तो ऐसे में अगर स्टारलिंक जैसा कोई सिस्टम आ जाए तो उसको किस तरह से अपने कंट्रोल में रखा जा सके? देखिए, ये जो बात आप कह रहे हैं ये तो बात की है और ये छोटी बात है। हमको दो जो बेसिक बातें हैं वो करनी और समझनी चाहिए। एक तो ये बात है कि ये बहुत झूठ बोला जा रहा है कि स्टारलिंक के आने के बाद जो है चार्जेस कम हो जाएंगे या वो जो सर्विसेज सस्ती हो जाएंगी। ये इसके फेवर में कहा जा रहा है, और मैं समझता हूँ ये जनता को बेवकूफ बनाने बरगलाने के लिए कहा जा रहा है कि स्टारलिंक आ गया और सब हो गया। तो जो आपकी जो मोबाइल सर्विसेज जो है ये सस्ती हो जाएंगी। क्योंकि जो पूरा डेटा है वो बताता है कि जो सुखद जो है, जहाँ सर्विसेज है उनकी जो कॉस्ट है वो 14 गुना ज्यादा है बनस्पति जो सर्विसेज हम लोगों को जियो से और से मिल रही है। एक बात तो हमें समझना चाहिए कि वो होने की बात नहीं। दूसरी बात, जहां तक टेक्नोलॉजी का सुपीरियोरिटी की बात है वो भी हमको समझना चाहिए। स्टारलिंक की जो टेक्नोलॉजी है, जैसा अभी प्रोफेसर सरकार बता रहे थे, वो एक खास तरह की टेक्नोलॉजी है जिसमें कि लोअर ऑर्बिट में वो करने वाली सैटेलाइट से उनका नेटवर्क करके वो जो है अपना इंटरनेट देते हैं। लेकिन सवाल ये कि वो टेक्नोलॉजी जो है वो किसी भी तरह से अभी तक ये आपकी स्पेक्ट्रम 5 की टेक्नोलॉजी से सुपीरियर नहीं समझ में आ रही है। मतलब स्पेक्ट्रम 5 पे आप लोग ऑलरेडी हैं, तमाम जो चैनल्स हैं। तो ये कहना है कि उनकी टेक्नोलॉजी बहुत सुपीरियर होगी या ये होगा, जो भी मैं समझता हूँ ये भी जो है लोगों को गुमराह करने वाली बात है। तीसरी जो गुमराह करने वाली बात है वो ये है, ये कहा जा रहा है कि साहब इससे सबसे बड़ा फायदा होगा कि रिमोट एरियाज जो हैं, पहाड़ के हैं, ट्राइबल एरियाज हैं, वहां तक कनेक्टिविटी पहुंच जाएगी और गांव देहात के आदमी को फायदा हो जाएगा। ये बात जो है क्या करना चाहिए, टेक्निकली सही है कि उनकी जो टेक्नोलॉजी है उससे वहां तक पहुंचा जाएगा। लेकिन सवाल ये है कि जो सर्विस जब आपकी इतनी महंगी हो जाएगी तो वो लोग अफोर्ड कैसे करेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि जो हमें कोई इस बारे में गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि जो सर्विस है इनकी वो सिर्फ जो है बड़े इलाकों में, शहरों में और बड़े आदमियों तक की जो रहेगी, मतलब सस्टेनेबल रहेगी। अगर इसकी वो जा भी सकती है मान लीजिए रिमोट एरियाज में और पहाड़ पे और ट्राइबल एरियाज में और रिमोट एरियाज में, तो बिकॉज ऑफ हाई कॉस्ट इट विल नॉट बी एबल टू रीच देयर, मतलब और जो पर्पस कहा जा रहा है वो सर्व नहीं होगा।
तो मेरे कहने का मतलब यह है कि किसी भी तरह से जो नई टेक्नोलॉजी आ रही है और जो एलन मस्क सब आ रहे हैं, ये जो इनके साथ जो स्टारलिंक है वो हमको किसी तरह फायदा नहीं कर रहा, ना हमारे लिए सस्ता है, ना उन एरियाज में जा पाएगा जहाँ की वो कवर हो पाएगा इस समय, और ना ही ये ऐसा है कि कोई इसमें इस तरह की टेक्नोलॉजिकल सुपीरियोरिटी है और ऐसा टेक्नोलॉजिकल एडवांटेज है जो स्पेक्ट्रम 5 में नहीं है। अब ये क्यों आ रहे हैं इसके बावजूद भी, ये तो सब जानते ही है क्यों आ रहे हैं, इसके बारे में तो कुछ कहने से कोई फायदा नहीं है, सब है कि इनके आने का क्या मकसद है और कैसे इनका आना फैसिलिटेट हो रहा है, सब है। तो मैं समझता हूँ कि ये सारी बातें हैं। अब इसके बाद आता है जो सवाल जो है जो सरकार साहब ने उठाया, जो आपका सवाल है वो ये है कि इसके जो है क्या खतरे क्या है, इसके इंटेलिजेंस में क्या प्रॉब्लम है, क्या विल इट बैकअप स्मगलिंग एंड ऑल दैट, वो सब खबरें हैं ही। वो तो आपको जो देखा जाए नई टेक्नोलॉजी आती है तो उसके फायदे भी होते हैं, नुकसान भी होते हैं आपको। इंटरनेट यही तमाम चीजें ऐसी हो गई हैं जो कि पहले प्रॉब्लम नहीं थी लॉ एंड ऑर्डर वगैरह के मामले में, अब इंटरनेट से है। तो मैं समझता हूँ वो बड़ा एस्पेक्ट इंपॉर्टेंट नहीं है कि उसका डिवाइस जो है वो कहाँ जाएगा, स्मगलर्स को मदद करेगा नहीं करेगा, ये है वो है। जब नई टेक्नोलॉजी आएगी तो उसके सेफ गार्ड के भी मेजर्स आते हैं, मतलब वो पहले कोई हमारे पास साइबर क्राइम सेल नहीं था, अब क्योंकि साइबर क्राइम होने लगे उसका सेल बना। तो मैं समझता हूँ वो चीज अहमियत की नहीं है, अहमियत की चीज है कि क्या ये टेक्नोलॉजी सुपीरियर है, क्या हमें इसकी जरूरत है, क्या ये हमारे लिए सस्ती है, क्या ये हमारे रिमोट एरियाज के लिए यूजफुल है। और मैं समझता हूँ इन सब सवालों का जवाब जो है अनफॉर्चुनेटली नेगेटिव में है। प्रोफेसर सरकार साहब, अभी डॉक्टर साहब बता रहे थे कि एक तो टेक्नोलॉजिकल सुपीरियरिटी नहीं है, दूसरे वो सस्ती नहीं है, और तीसरे वो जो है जिन रिमोट एरियाज को एड्रेस करती है वहां पर लोगों के पास परचेजिंग कैपेसिटी नहीं है। तो अगर ये तीनों चीजें नहीं हैं तो फिर आखिर उसको लाने से फायदा क्या है? नहीं, अब देखिए मैंने तो आपको बताया ना कि ये मुझे तो कोई इसमें आपको बता दिया कि कोई इसमें कोई एडवांटेज नहीं लगता है। ये जरूर है कि टेक्नोलॉजी से जो रिमोट एरियाज तक एक्सेसिबिलिटी बढ़ जाती है, लेकिन सवाल ये उसकी कॉस्ट इतनी ज्यादा है कि रिमोट एरियाज के पास परचेजिंग पावर ही नहीं उसको खर्च करने की। तो ये जो सर्विस है ये भी एक इलिटिस्ट बड़े आदमियों की शहरों में रहने वाली सर्विस हो जाएगी। अच्छा, अब सवाल ये है कि इसके लिए एलिजाबेथ साहब क्यों कर रहे हैं। एलिजाबेथ साहब का तो इंटरेस्ट ये है कि उसके साथ साथ अपने बिजनेस इंटरेस्ट को भी बढ़ाना चाहते हैं। उनकी टेस्ला कंपनी जो है पिछले दिनों बहुत पिट गई, उसका बड़ा नुकसान हो गया। अब वो चाहेंगे कि हिंदुस्तान में एक अच्छा मार्केट मिले उनको। इलेक्ट्रिक कार की मार्केट की बात चली रही है तो शायद उसको करना चाहते हैं। जहां तक ट्रंप साहब का सवाल है, ट्रंप साहब ने खुद उनके करीबी दोस्त भी हैं और जोर भी लगाया है। ट्रंप साहब भी चाहते हैं कि हिंदुस्तान से बिजनेस हो और बिजनेस ऐसा हो जो कि अमेरिका के फायदे का हो, अमेरिका के टर्म्स पे हो। तो इस तरह की बात है ये। तो इसके लिए ट्रंप साहब भी हिंदुस्तान पर जोर दे रहे हैं, कर रहे हैं। ये बात उन्होंने मोदी साहब से भी कही जब मोदी साहब वहां पर गए, और सब तरह से इंडिया पे प्रेशर डाला जा रहा है कि वो उनके अमेरिका सामान की ड्यूटीज कम करे, वो उसको ले, मतलब ये सब है, इस तरह की तमाम बातें हो रही हैं। तो मैं समझता हूँ कि जो एलन मस्क साहब का उसके साथ जो एग्रीमेंट है, और जैसा मैंने आपसे शुरू में भी कहा कि जो दो कंपनीज हैं एयरटेल और जियो जो हैं, जो कुल मिला के हिंदुस्तान के टेलीकॉम बिजनेस का 80% शेयर करीब इनके पास है। वो लोग कोई इसलिए यकीन नहीं थे, बड़ा अपोज कर रहे थे उसको, बार बार ये कर रहे थे। तो अब अगर वो कर एकदम से उनका मान लिया चेंज ऑफ हार्ट हुआ है, तो मानी बात है किसी किसी प्रेशर के अंडर में हुआ है। तो ऐसी बात तो नहीं है कि एकदम से उनको फायदा दिखाई देने लगा है इसमें बहुत ज्यादा, कहीं ना कहीं कोई प्रेशर उनके ऊपर आया है, सब है, वो तैयार हुए इसके लिए। तो अब सवाल ये है कि ये वाला सारा जो प्रेशर है, इसको अगर आप देखें तो इसको ऐसा लगता है कि इस अमेरिका का जो एक एग्रेसिव अमेरिका ने हमारे खिलाफ एक ट्रेड वार शुरू कर दी है या ट्रेड प्रेशर शुरू कर दिया, उसका पार्ट है ये जो स्टारलिंक का आना और जिस तरह से बात हो रही है, मतलब अब इसमें एक आधी अड़चन है, ट्राई वगैरह जो है वो देखेगी कि हमारे लिए कितनी फिजिबिलिटी है टेक्नोलॉजी की, कितनी जरूरत है, क्या है। लेकिन मैं समझता हूँ अगर मान लीजिए इस पूरे प्लान को ऊपर से क्लियरेंस है, प्राइम मिनिस्टर साहब ये चाहते हैं, वो अगर उन्होंने मान लीजिए इस तरह से उनकी ट्रंप साहब के साथ बात हुई है और उस लेवल पे जो है क्या करना चाहिए एक इनके आने का हुआ है, तो मैं समझता हूँ कोई भी इंस्टीट्यूशन है, चाहे ट्राई हो चाहे और कोई हो, कोई और हो, वो फिर रास्ते में नहीं आ पाएगा। इसका मतलब ये है कि जो इसका रास्ता साफ होगा, क्योंकि दिस इज पार्ट ऑफ ए मच लार्जर स्ट्रेटेजी ऑन द पार्ट ऑफ अमेरिका, और बस आपका है ये सब है।
ये वाली जो बात है, जब मैं इसको फिर रिपीट करना चाहता हूँ कि जो सबसे बड़ी बात बताई जा रही है कि गांव में जाएगी और रिमोट एरियाज में जाएगी, ये जाएगी, मैं तो समझता हूँ एक तो ये पॉसिबल नहीं होगा बिकॉज ऑफ कॉस्ट इफेक्टिव। और दूसरी बात, अगर मान लीजिए होता है पॉसिबल, तो आप ये समझिए कि ये एक खतरा भी है आपके लिए। अगर एक फॉरेन कंट्री की एक अगर इंफॉर्मेशन एजेंसी जो है वो आपके रिमोट एरियाज में जा रही है, जो कि डिफेंस के हिसाब से बहुत सेंसिटिव एरियाज हैं पूरे, चाहे हमारा चाइना के साथ बॉर्डर हो, चाहे पाकिस्तान के साथ बॉर्डर हो, चाहे बांग्लादेश के साथ बॉर्डर हो, तो मैं समझता हूँ कि उस एरियाज में एक जो सेंसिटिव एरियाज है उसमें एक फॉरेन कंपनी का के इंफॉर्मेशन की जो एंट्रेंस है वो कोई बड़ी भारी, मैं अच्छी बात तो नहीं मैं मान सकता किसी भी तरह से, वो तो नहीं हो सकता ये। तो ये तमाम ऐसी चीजें जो हमें बताती है कि जो पूरी टेक्नोलॉजी आ रही है और ये जो हो रहा है, ये जो है मैं नहीं समझता कि हमारे बेस्ट नेशनल इंटरेस्ट में है। अब इसका अपोजिशन हो ही रहा है, सब है, और इसके बारे में मैं समझता हूँ कि एक पूरा एक नेशनल डिबेट होना चाहिए कि इसकी क्या जरूरत है, क्या डिजायबिलिटी है, क्या इसके खतरे हैं, क्या इसके फायदे हैं, तब होना चाहिए। और इससे अगर मान लीजिए हमें और एरियाज में बिजनेस की बात होती है, हम इंडिया और अमेरिका का बिजनेस कॉपरेशन बढ़ रहा है, तो क्या वो हमारे हक में है या हमारे हक में नहीं है, या हम किसी अपने उसके फायदे के बिना कर रहे हैं, सब है। मैं आपसे ये बात कहना चाहता हूँ आखिर में, दुनिया के तमाम छोटे देश हैं जो कि खड़े हो गए हैं कमर बांध करके अमेरिका का जो नई जो ट्रेड ऑफेंसिव है इसके खिलाफ, मतलब। और इनमें जो सबसे एक आप देखें, जो सबसे एक बहादुरी का स्टैंड लिया है वो कनाडा ने लिया है, जो कि अमेरिका का बिल्कुल पड़ोसी देश है, जो अमेरिका पे काफी तरह डिपेंडेंट है, और अमेरिका का इतने पास है कि मतलब उसको एक खास कार्य का वो है। लेकिन वहां की जो पूरी अब लीडरशिप है, चाहे कंजर्वेटिव पार्टी की है चाहे लिबरल पार्टी की है, उसने इसके खिलाफ बहुत तगड़ा स्टैंड लिया हुआ है। जो कनाडा के नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं, मैनी साहब जो है, उन्होंने एक बिल्कुल स्ट्रॉन्ग बोल दिया है, उस पे वो लिया है क्या करना चाहिए, और उन्होंने ऑलरेडी जो है क्या करना चाहिए काउंटर मेजर शुरू कर दिए हैं। अमेरिका से कहा तो बिजली देंगे, सामान पे टैरिफ बढ़ा दिया, सब है। तो सवाल ये कि जब कनाडा जैसा कंट्री कर सकता है जो कि इतना छोटा है, तो हम क्यों नहीं अमेरिका के साथ एक खास तरह से एक मतलब एक स्टैंड ले सकते हैं? हमको उससे दबने की क्या जरूरत है? मतलब आखिरकार हम लोग अमेरिका की इकोनॉमी के उसमें तो पलते नहीं है, मतलब इतना बड़ा देश है, सब है। उनका ज्यादा इंटरेस्ट है हमें कि इतना बड़ा मार्केट उनको दे रहे हैं, दुनिया के देशों को दे रहे हैं, तो हमको क्या जरूरत है कि अमेरिका से इतना दबे और उनकी हर एक बात माने, मतलब। तो इसके लिए मतलब यह है कि इस तरह के स्टैंड लेने के लिए तो हमारी लीडरशिप को आगे आना चाहिए, उसको कलेजा अपना दिखाना चाहिए, मतलब जितना भी इंच का हो। तो ये जरूरी बात है, सब है। तो मैं समझता हूँ कि जो आप आज हम लोग जिक्र कर रहे हैं एलन मास्क का और स्टारलिंक का जो है, ये एक बहुत बड़ी एक जो पूरा इकोनॉमिक सिनेरियो डेवलप हो रहा है उसका एक पार्ट है, छोटा सा अहम पार्ट है, लेकिन उसका छोटा सा पार्ट है। तो आवश्यकता ये कि पूरी पूरी जो इकोनॉमिक रिलेशनशिप है अमेरिका के साथ, उसमें जो शिफ्टिंग हो रही है उसको हम लोग पूरी तरह देखें, उसको क्रिटिकली एग्जामिन करें, और उसके लिए एक नेशनल कॉन्सेंसस खड़ी हो जो कि हिंदुस्तान के इंटरेस्ट को पूरे ठोक बजा करके असर्ट करे, मतलब ये मेरा मानना है। प्रोफेसर सरकार साहब, ये जो टेक्नोलॉजी मस्क ला रहे हैं, चीन उसको अपने यहाँ आने की इजाजत नहीं देता, और चीन ने अपना जो है वो मेगा प्रोजेक्ट शुरू किया हुआ है, सैटेलाइट प्रोजेक्ट, और वो ये कह रहा है कि हम अपना सैटेलाइट लॉन्च करेंगे और फिर उसके जरिए से ये टेक्नोलॉजी अपने लोगों तक पहुंचाएंगे। हम किसी गैर मुल्की कंपनी को इसकी इजाजत नहीं दे सकते। तो टेक्नोलॉजिकली तो भारत जो है वो चीन से आगे ही है इस मामले में, बराबर तो है स्पेस ही। टेक्नोलॉजी और इंटरनेट के मामले में। तो भारत ये क्यों कह रहा है, ये क्यों नहीं कर सकता कि अपने सैटेलाइट लॉन्च करे अपने रिमोट एरियाज के लिए, बजाय इसके कि एलन मस्क पे डिपेंडेंट होने? 2% का आदमी साला। नहीं, आपका सवाल और आपके जो कमेंट्स हैं दोनों ही बहुत सही हैं, पर हिंदुस्तान के लिए एक जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, हिंदुस्तान के जो सैटेलाइट है, और हिंदुस्तान ने सैटेलाइट जो है 1970 से ही शुरू कर दिए थे, सैटेलाइट के जरिए बहुत किया, पर आज भी जो जो आप कह सकते हैं जो सबर्बन एरियाज है, वहाँ जो नेट का जो कनेक्टिविटी है उसमें काफी प्रॉब्लम्स अभी भी हैं। इसलिए ये कहना कि हम किने बड़ा चाइना से बड़ी बराबरी कर ली है, उसके आगे बढ़ गए हैं, शायद वो सही ना हो।
हाँ, जरूर है कि हमारे जो सिस्टम है वो काफी हम लोगों ने फुल प्रूफ बनाया था। बीएसएनएल का जो सिस्टम था वो बहुत अच्छा हमने बनाया था, पर हमने खुद ही जो है इन सारी चीजों को जो है बेअसर करने के लिए भी हम ही आगे रहे हैं। ये भी है, जैसे हमने देखिए एयर इंडिया का जो है वर्ल्ड के कुछ एयरलाइन में से एक ऐसी रही है जो सबसे अच्छी एक प्रॉफिटेबल एयरलाइंस रही है, उसको भी अगर किसी ने खराब किया तो हमारे ही लोगों ने किया। एक चीज हमें समझना पड़ेगा, देखिए हमारा जो प्राइवेट बिजनेस है वो कई तरह से हमारे जो नॉर्मल बिजनेस सिस्टम है उस पर अड़ंगे डालता है, अभी भी हो रहा है। और आज अगर आप देखें अमेरिका का जो प्राइवेट सिस्टम है वो कोशिश कर रहा है कि अमेरिका का जो एक पब्लिक सेक्टर का जो सिस्टम है जो बहुत अच्छा रहा है उस पर जो है वो कई तरह से अड़ंगे डाल रहे हैं। अब आप देख लीजिए बोइंग ने जो स्टारलाइनर बनाया है और उसके जरिए जो आपके सुनीता विलियम्स और उनके साथी लोग जो आपके स्पेस स्टेशन पहुंचे पर वहां से वापस नहीं आ पाए क्योंकि उसमें डिफेक्ट था। उसी तरह से एलन मस्क के जो सैटेलाइट सिस्टम है जिसके जरिए अब जाने की कोशिश हो रही है उस पर भी रिलायबिलिटी बहुत ज्यादा नहीं है। सवाल यहाँ पर ये उठता है और उठ रहा है अमेरिका में खास करके कि नासा को इन प्राइवेट सिस्टम्स को बढ़ावा देने की क्या जरूरत पड़ी। तो ये मैं समझता हूँ कि ग्लोबल जो सिस्टम है जो खास करके सरकारी सिस्टम है उस पर कई तरह से जो है दखलंदाजी के काम हो रहे हैं। जब अमेरिका के साथ ये हो रहा है तो हिंदुस्तान में अब जिस तरह से एलन के एक मुलाकात के लिए अपने आप में दिखाता है कि हिंदुस्तान के जो सिस्टम्स हैं वो अमेरिकी सिस्टम से कहीं कमजोर है। अमेरिकी सिस्टम में इन सारी चीजों के बावजूद जो है वहां एक जो है पूरा रेगुलेटरी सिस्टम जो है काफी स्ट्रांग है। और इसलिए एलन मस्क के अगर बिजनेस को अगर आप देखें उनका जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का बिजनेस था जो वहां फेल हो गया। ट्रंप ने साफ साफ कहा है कि ये तो कूड़ा है, जंक है। और हमारे ऊपर कोशिश ये हो रही है कि वो जो जंक गाड़ियां हैं हमारे पास महंगे गाटम के जो गाड़ियां हैं वो कबाड़ हो जाए। और उसके लिए हमारी सरकार जो है और सरकार में बैठे लोग जिस तरह से हिंदुस्तान के लोगों को परेशान करना शुरू किया, उनकी गाड़ियां उठाना शुरू कर दिया 10 साल बाद 15 साल की, वो अपने आप में दिखाता है कि इस टेक्नोलॉजी के जो बिजनेस है उसमें किस तरह से प्राइवेट सेक्टर की दखलंदाजी हो रही है, इसके बावजूद कि वो उस लेवल का नहीं है जो कि किसी भी मुल्क के सरकारी सिस्टम है उससे मैच कर पाए। ये एक बहुत बड़ी चीज है और मैं समझता हूँ ये एक पूरे वर्ल्ड के लिए एक खतरा है कि वर्ल्ड जो है कुछ प्राइवेट सेक्टर के कब्जे में आ गई है मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस के जरिए। जो G7 है जो समझते हैं अपने को बहुत ताकतवर है, वो ताकतवर मुल्क जो है ऐसे ही कुछ बिजनेस हाउसेस के कब्जे में आ गए हैं और हम जो है उससे बच नहीं पा रहे हैं तमाम कोशिशों के बावजूद, क्योंकि हमारे यहाँ रेगुलेटरी सिस्टम जो है उतने स्ट्रांग नहीं है। हमारे यहाँ एक आदमी सरकार में बैठे हुए कुछ कह देता है, सब लोग उसको करने लगते हैं। अमेरिकन सिस्टम में ये नहीं है, वहां के कोर्ट्स जो हैं वो दूसरे तरीके से बात करते हैं। और इसीलिए अमेरिका में भी एलन मस्क के खिलाफ जितनी वहां पे लोगों का विरोध है उतना यहाँ पे भी नहीं हो पा रहा है। पूरे वर्ल्ड को मैं समझता हूँ कि यूनाइटेड नेशंस जो है वो फेल होता चला जा रहा है। और जैसे लीग ऑफ नेशंस एक वक्त फेल हो गया था और इस वक्त वैसा कोई सिस्टम दूसरा दिख नहीं रहा है। तो खास करके हमारे जैसे छोटे मुल्क जो डेवलपिंग कंट्रीज है, हिंदुस्तान के जैसे लोग चाहे जितना भी कह लें कि आप 3 ट्रिलियन और 4 ट्रिलियन की इकोनॉमी या 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, मैं सिर्फ एक ही चीज कहना चाहूंगा, रशिया की इकोनॉमी सिर्फ 2 ट्रिलियन की है और हमसे कहीं ज्यादा ताकतवर है। वहां के जो लोगों की लिविंग कंडीशंस वो हमसे ज्यादा कहीं अच्छे हैं। हम उस लेवल तक आज भी नहीं पहुंचे हैं और हमारे पास जो है जो एक कहते हैं कि पॉलिटिकल विल जो है ऐसे सिस्टम से मुकाबला करने का नहीं है। प्रोफेसर माथुर साहब, अभी प्रोफेसर सरकार बता रहे थे कि 120 सैटेलाइट क्रैश हो गए, उसका डेब्रिस आ गया,
उसकी वजह से जो ओजोन लेयर है, जिससे बहुत सारा प्रोटेक्शन है हम लोगों को, और वो प्रोटेक्शन जो है वो ओजोन लेयर डैमेज हो रही है। और उसके अगर ओजोन लेयर डैमेज हो जाए तो जो अल्ट्रावायलेट से अगर आएंगी तो वो हमारी जिल्द को और हमारी स्किन पे जो है वो स्किन कैंसर तक की बीमारियों को पैदा कर सकती है। तो ऐसे में एथिकली एक ऐसी टेक्नोलॉजी को जो कि पर्यावरण के लिए इतना बड़ा खतरा है, इंकरेज करना कैसा है? मैं समझता हूँ गलत है ये, इसमें कोई शक नहीं है। ये जो भी टेक्नोलॉजी जो है क्लाइमेट उस प्रोडक्शन के खिलाफ जाए उस टेक्नोलॉजी को तो अपोज करना आवश्यक है, मतलब क्योंकि आगे आने वाली दुनिया में जो क्लाइमेट चेंज से जो खतरा है वो मैं समझता हूँ उतना ही बड़ा जितना एटॉमिक वार से खतरा है। तो सारी जगह वो हो रहा है। लेकिन अब आप देखिए, जहां तक अमेरिका के नए एडमिनिस्ट्रेशन का सवाल है, दे आर नॉट बॉदर्ड अबाउट क्लाइमेट चेंज। वो तो क्लाइमेट चेंज के उससे बाहर आ गए हैं डिस्कशन वगैरह से। तो उन्हें कोई उसकी क्लाइमेट चेंज की जब परवाह नहीं है तो उस टेक्नोलॉजी को क्या क्या वो अपोज करेंगे जिससे क्लाइमेट चेंज को खतरा है या ओजोन लेयर को खतरा है, जैसे आप कहेंगे सब है। सवाल ये है, जो बेसिक सवाल आता है बार बार, ये है कि ट्रंप साहब जिस तरह दुनिया को ले जा रहे हैं, जो उनकी नई इकोनॉमी का जो एक वो है का जो थ्रस्ट है, वो मैं समझता कि एक अच्छी दुनिया के लिए एक अच्छा एक संकेत है। इट इज अ डेंजर टू द वर्ल्ड एंड ऑल दैट। तो उसका तो अपोजिशन होना चाहिए, और उसका अपोजिशन जगह जगह शुरू हो गया है। अमेरिका में शुरू हो गया है, आप देख रहे हैं, मतलब उनके आने के बाद और तमाम कंट्रीज कर रहे हैं। यूरोप में उनके खिलाफ अपोजिशन हो रहा है, उनकी बात का लेटर अमेरिका में खड़ा हो गया है। तो हमको क्या जरूरत है कि अब मोदी इनका ट्रम्प साहब की जो है क्या करना चाहिए, हाँ में हाँ मिलाए। मतलब अब हमको जो है क्या करना चाहिए, अगर हम अपोज नहीं कर सकते तो कम से कम चुप हो जाए, मतलब उन्हें सपोर्ट तो ना करें। लेकिन एलन मस्क साहब का आने का मतलब ये है कि हम जो अमेरिका का जो नया निजाम है, उसकी जो नई क्या पॉलिसीज वगैरह है, उसको डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम सपोर्ट कर रहे हैं, जो कि हम समझते हमको नहीं करना चाहिए। मतलब आखिरकार अगर आप दुनिया की हिस्ट्री देखें, अमेरिका लाख पावरफुल कंट्री हो, कुछ हो, लेकिन अमेरिका को तमाम जो कंट्री ने डिफाई किया है। ईरान अभी भी कर रहा है, अफगानिस्तान ने उनको भगा के भेज दिया। इससे बहुत पहले वियतनाम में जो निहत्था वियतनाम उनके खिलाफ लड़ा, आज भी उनकी हिम्मत नहीं पड़ती कि नॉर्थ कोरिया के साथ कुछ वो कर ले, आके आग मिला ले, मतलब ये सब है। तो हम तो इतने बड़े है, इतने पावरफुल कंट्री है, इतनी बड़ी हमारी मतलब क्या करें इकोनॉमी है और सब है, हमको क्या जरूरत है कि अमेरिका की हाँ में हाँ मिलाए। मतलब नहीं समझ में नहीं आता इसकी कोई जरूरत है। तो ट्रम्प की जो साहब की जो पॉलिसीज है, जो कि हम समझते हैं कि दुनिया के लिए ठीक नहीं है, दुनिया के वेलफेयर के लिए ठीक नहीं है, उसको हमको अपोज करना चाहिए। और अगर हम अपोज नहीं कर रहे हैं तो जैसा मैं कहता हूँ हमको न्यूट्रल होना चाहिए, उनको सपोर्ट करने की हमको कोई जरूरत नहीं है। तो मुझे मेरा ख्याल है कि जो हमारा पूरा अप्रोच है ट्रम्प साहब के अमेरिका की तरफ से, इट नीड्स टू बी रिलुक्ड एंड रिवाइज्ड। ये मेरा मानना है। हाँ, तो दोस्तों हमने बातचीत की स्टारलिंक से शुरू होकर के वो ग्लोबल इकोनॉमी पर भी हम लोग गए, और किस तरह से जो है वो लोगों की आवाजों को दबाया जा रहा है, किस तरह से एक सिस्टम था जो कि प्रोटेस्ट करता था और सरकारों को जो है वो ठीक रास्ते पे लाता था, वो जो है वो खत्म हो रहा है, उसके जो नुकसानात हो रहे हैं वो हम देख रहे हैं। आगे चल के क्या सूरत हाल बनेगी, कब तक लोग इसको बर्दाश्त करेंगे और कब इसके खिलाफ खड़े होंगे, इसका जो है वो सारी दुनिया को इंतजार है। इसी के साथ हम आज की गुफ्तगू खत्म करते हैं और आइंदा किसी और विषय पर आपसे बातचीत करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।